मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं यतीन प्रताप आज आप लोगों को डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर के अंतर्गत वर्तमान भारतीय समाज है जो हमारा पेपर है उसको कंटिन्यू रखेंगे। और उसके अंतर्गत जो हमारा टॉपिक चल रहा था वो पुराने टॉपिक को बढ़ चुके हैं। पुराने टॉपिक का जो नाम था वो था व्यवसायीकरण या वोकेशनलाइजेशन। अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वो है बाल श्रम, चाइल्ड लेबर या बचपन छीनता बाल श्रम। इसको हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि बाल श्रम को हमारे इस टॉपिक के अंतर्गत हमारा जो वर्तमान भारतीय समाज है जो हमारा पेपर है उसके अंतर्गत क्यों रखा गया, इसके पीछे लॉजिक क्या था। तो हम सबसे पहले समझते हैं शिक्षा का उद्देश्य होता है बच्चों का सर्वांगीण विकास करना, अर्थात बच्चे के हर एक एस्पेक्ट को क्या करना, पूर्ण रूप से विकसित करना और उसके समाज के लिए उपयोगी बनाना। हमारे यहाँ सबसे बड़ी ज्वलंत समस्या ये है कि इस वक्त हमारे देश में, न सिर्फ हमारे देश में बल्कि पूरी दुनिया में इस समय बाल श्रम जैसी ज्वलंत समस्या अपने चरम पर है। दुनिया की आबादी का बहुत बड़ा हिस्सा बाल श्रम के रूप में आज लगा हुआ है। जो बच्चे हैं वो पढ़ने लिखने की उम्र में हैं, पढ़ने लिखने खेलने कूदने की उम्र में क्या कर रहे हैं, श्रम कर रहे हैं, वो भी गैर कानूनी तरीके से, वो भी अवैध तरीके से। इसलिए शिक्षाविदों के सामने शिक्षा जो नियंता है सरकारें हैं, चाहे सरकार भारत सरकार हो, चाहे राज्य सरकार हो, स्थानीय सरकारें हों, सबके सामने एक ज्वलंत समस्या है और उस समस्या का समाधान करना नितांत आवश्यक है। वो ये है कि बाल श्रम को किस प्रकार से समाप्त किया जाए, बाल श्रम को हम लोग किस प्रकार से रोक सकते हैं। तो इसी समस्या से जागरूक करने के लिए शिक्षा के स्तर पर, विद्यालय स्तर पर इस टॉपिक को रखा गया है बाल श्रम, अर्थात बाल श्रम है क्या और इसके पीछे कारण क्या है। हम एक बात बेहतर तरीके से समझ लेते हैं कि किसी भी बच्चे का विकास हम एक परिंदे से तुलना करते हैं बच्चों की, और ये चाहते हैं कि जिस प्रकार से जो परिंदे होते हैं स्वच्छंद तरीके से नीले गगन में पूरी स्वाधीनता के साथ विचरण करते हैं, ठीक बच्चे भी उसी प्रकार से अपने बचपन की पूरी आज़ादी को जिए, पूरी स्वतंत्रता से जिए और अपने बचपन का जो भी विकास के अवसर हैं वो पूर्ण तरीके से उनको उपयोग करने के अवसर दिए जाएं। जिस प्रकार से एक परिंदे के पैर बांध दिए जाएंगे फिर उससे हम उम्मीद की जाएगी कि वो नीले गगन में अनंत ऊंचाई को छुएगा, तो वैसा तो संभव है ही नहीं। ठीक यहाँ भी बच्चों के साथ भी वैसा ही होता है। एक नन्हा सा पौधा एक विशालकाय वृक्ष तभी बनेगा, दुनिया को अपनी छाया तभी देगा जब उसको बढ़ने के अवसर दिए जाएंगे, जब उसको विकसित होने के अवसर दिए जाएंगे। ठीक वैसे ही हमारे देश की बहुत बड़ी आबादी के बहुत सारे बच्चे जो स्लेम बस्तियों में रहते हैं, जो बेसहारा लोग हैं, गरीब हैं, मजदूर हैं, असहाय हैं, उनके बच्चे क्या करते हैं, पढ़ने लिखने की उम्र में, अर्थात जो उम्र उनकी पढ़ने की होती है, खेलने की होती है, प्यार स्नेह सानिध्य की होती है, उस उम्र में वो बच्चे क्या करते हैं, गैर कानूनी तरीके से श्रम करते हैं और उनका जो बचपन होता है पूरी तरीके से अंधकार में हो जाता है। अर्थात जो बच्चा देश का एक कर्णधार बन सकता था वो अपने विकसित होने के बाद खुद की ज़िंदगी को बोझ समझता है या बोझ महसूस करता है। इस प्रकार से हमें क्या करना है, हमें बच्चों के बाल श्रम को रोकना है, शिक्षकों को, माँ बाप को अवेयर करना है, बच्चों को अवेयर करना है और उनको पढ़ाई के पूरे अवसर प्रदान करना है, खेल कूद के, मनोरंजन के पूरे अवसर प्रदान करना है, ताकि बच्चे आने वाली भविष्य की चुनौतियों से बेहतर तरीके से लड़ सकें, बेहतर तरीके से उनका मुकाबला कर सकें और उन पर विजय प्राप्त कर सकें। इस प्रकार से हम लोगों ने ये जाना किस प्रकार से शिक्षा में बाल श्रम को क्यों रखा गया है, इसकी भूमिका क्या थी शिक्षाविदों की, इसको समझा है। इसके बाद भी हम समझते हैं कि जो एक विद्वान हुए हैं, जब डॉक्टर जवाहरलाल नेहरू हुए हैं, वो क्या करते थे कि हम बच्चों में देश का भविष्य देखते हैं। हम सभी बच्चों में जितने भी बच्चे हैं उनमें देश का भविष्य देखते हैं। बच्चे देश के निश्चित रूप से कर्णधार हैं। आज जिस सीट पर कोई व्यक्ति बैठा है, निश्चित रूप से उसके रिक्त होने के बाद, उसके चले जाने के बाद आज का वो बच्चा ही है जो कल उस जिम्मेदारी को संभालेगा। अर्थात उच्च पदस्थ शीर्ष पदों पर आज के बच्चे ही उन जिम्मेदारी को पूरा करेंगे, उन नीतियों को लागू करेंगे जो आज बनाई जा रही हैं। इस प्रकार से हमें बच्चों को संरक्षित रखना है, बच्चों को किसी भी प्रकार से गैर कानूनी श्रम में नहीं लगाना है,
किसी भी प्रकार से उन पर अत्याचार नहीं करना है, उनको सर्वांगीण विकास के अवसर प्रदान करना है। ठीक है, इस प्रकार से हम लोगों ने भूमिका को जाना और इसका अर्थ समझ लेते हैं। बाल श्रम का अर्थ क्या है? बाल श्रम का अर्थ ये है कि जो भी 6 से 14 वर्ष के बच्चे हैं उनको किसी भी जोखिमपूर्ण कार्य में खादान, फैक्ट्री, इंडस्ट्री जो भी होते हैं या फर्म किसी में भी नहीं लगाना है और उनसे किसी भी प्रकार से गैर कानूनी तरीके से उनको कम वेतन में या बिना वेतन के या अवैतनिक तरीके से उनसे श्रम नहीं करवाना है। इस प्रकार से बाल श्रम का अर्थ ये होता है कि जो भी 6 से 14 वर्ष के बच्चे हैं उनसे गैर कानूनी तरीके से काम कराना, उनको वेतन ना देना, अर्थात माँ बाप के द्वारा उनके मिले पारिश्रमिक को जो भी पारिश्रमिक मिलता है, मजदूरी मिलता है, उनका उपयोग कर लेना। इस प्रकार से बाल श्रम का अर्थ स्पष्ट होता है। अब परिभाषा देख लेते हैं। तो परिभाषाओं से हम समझते हैं, पहला तो बाल श्रम निषेध अधिनियम देखते हैं, परिभाषा देखते हैं। बाल श्रम की परिभाषा इसको समझते हैं। डेफिनेशन ऑफ चाइल्ड लेबर इसको जानते हैं। बाल श्रम निषेध अधिनियम के अनुसार यहीं पर लिख देता हूँ, बाल श्रम निषेध अधिनियम के अनुसार अर्थात जो बाल श्रम निषेध अधिनियम है वो चाइल्ड लेबर की या बाल श्रम की परिभाषा क्या लेता है? वो कहता है 6 से 14 वर्ष, यहाँ लिखता हूँ मैं, ठीक है, 6 से 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों से गैर कानूनी रूप से या इसको अवैध बोलते हैं, अवैध रूप से श्रम करवाना, श्रम या मजदूरी, ठीक है, मजदूरी पुस्तक बंद कर देते हैं। मजदूरी करवाना ही बाल श्रम है, बाल श्रम। ठीक है स्टूडेंट्स, इसको देख लेते हैं ये क्या कह रहे हैं। बाल श्रम निषेध अधिनियम बच्चों चाइल्ड लेबर प्रोविजन एक्ट की बात करते हैं। इसमें कहते हैं 6 से 14 वर्ष के बच्चों जो भी बच्चे हैं उनसे गैर कानूनी तरीके से अवैध रूप से काम करवाना, बिना मजदूरी के काम करवाना ही क्या है? बाल श्रम है। और भले ही मजदूरी दी जाए लेकिन बच्चा इस एज ग्रुप का है और उससे किसी भी इंडस्ट्री में, फैक्ट्री में या किसी भी नियोजन में कोई भी काम लिया जाता है जो कि पूर्ण तरीके से उनको लगाया जाता है, तो ये क्या है? ये गैर कानूनी है। समझ रहे हैं आप? गैर कानूनी है और बाल श्रम है। इसका मैं एक एग्जांपल देता हूँ। MC मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का एक बहुत बड़ा एक मैटर था, एक बात था, एक मुकदमा था। जो MC मेहता एक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन के माध्यम से बहुत बड़े वकील थे, इन्वायरमेंट के, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन के। उन्होंने एक सूट फाइल किया सुप्रीम कोर्ट में। उन्होंने कहा कि तमिलनाडु के अंदर एक जगह थी, तमिलनाडु के अंदर माचिस उद्योग था, उसमें बहुत बड़े पैमाने पर बच्चों से बाल श्रम कराया जा रहा था, जिसकी वजह से उसमें न सिर्फ बाल श्रम ही था, उसमें बहुत सारे मजदूर भी थे और उसकी वजह से बच्चों की आंखों की रोशनी लगातार जा रही थी। सुप्रीम कोर्ट ने बिना किसी औपचारिकता के ही उस एक पेपर को जो MC मेहता ने सुप्रीम कोर्ट में
दिया था या फाइल किया था, उसी को पिटीशन मान लिया और एक बहुत बड़ा निर्णय दिया। उन्होंने कहा किसी भी बच्चे को, उन्होंने तत्काल सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया, भारत सरकार हरकत में आई, राज्य सरकार हरकत में आई, उन्होंने तुरंत कार्रवाई की और वहाँ से उन बच्चों को, या जो मजदूर थे, साथ ही साथ उनमें बहुत सारे बच्चे थे, उनको छुड़ाया गया, उनको बहुत सारी फैसिलिटी दी गई, उनको बहुत सारा कंपनसेशन देने की बात कही गई राज्य सरकार द्वारा, उस मालिकों के द्वारा जो उस नियोजन में बच्चों से काम ले रहे थे। अब नेक्स्ट देखते हैं, ये परिभाषा ये एक तो ये हो गई, दूसरी है श्रीमती मीनाक्षी अग्रवाल के अनुसार, यहाँ पर लिख देता हूँ श्रीमती, पहली परिभाषा हो गई नंबर 1, नंबर 2 श्रीमती मीनाक्षी अग्रवाल, सॉरी श्रीमती लिखने में थोड़ा गड़बड़ हो रहा है, मीनाक्षी अग्रवाल के अनुसार ये कहती हैं बाल श्रमिक एक बाल श्रमिक वह है, एक बाल श्रमिक वह है जो वह है जो 6 से 14 वर्ष जो 6 से 14 वर्ष की श्रेणी में आता है, की श्रेणी में आता है तथा उससे अवैध तरीके से काम कराया जाता है, ठीक है। इस तरीके से और हम लोग देखते हैं कि बाल श्रमिक क्या है। बाल श्रमिक वह बच्चा है, वह व्यक्ति है जो 6 से 14 वर्ष से कम आयु का है, जिसको अवैध तरीके से बिना किसी पारिश्रमिक के संकटपूर्ण नियोजन में लगाया जाता है, ऐसे काम में लगाया जाता है जो उसके लिए बिल्कुल भी उचित नहीं है। इस प्रकार से क्या है, बाल श्रम की परिभाषा को हम स्पष्ट करते हैं। इस प्रकार से बाल, आप लोग इसको चाहे तो नोट डाउन कर लें या इसको लिख लें, सॉरी इसका स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है स्टूडेंट्स, मैं इसको मिटा देता हूँ, आगे बढ़ेंगे हम लोग। इस प्रकार से परिभाषाओं से स्पष्ट होता है कि बाल श्रमिक क्या है। ठीक है, तो पहला तो ये है तो बाल श्रमिक क्या होता है, उपयुक्त परिभाषाओं से बाल श्रमिक, ठीक है, पहला तो ये है कि वह 6 से 14 वर्ष की कमाई का होता है। 6 से 14 वर्ष से, इसको सीधा लिख देता हूं मैं, वह 14 वर्ष से कम आय का होता है, कम आय का होता है, दूसरा है इस आय के बालकों द्वारा किया जाने वाला श्रम, इस आय
के बालकों द्वारा किया जाने वाला श्रम, यहीं लिख देता हूं, श्रम गैर कानूनी होता है या अवैध होता है, जैसे मैंने बताया था अभी, गैर कानूनी होता है। तीसरा है इस प्रकार के बालक बेसहारा, नंबर 3, इस प्रकार के बालक बेसहारा तथा असहाय होते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स, असहाय होते हैं। चौथा है सस्ती मजदूरी तथा कार्यों से अधिक, नंबर 3, चौथा सस्ती मजदूरी तथा अधिक कार्य के घंटों तक कार्य कराया जाता है, ठीक है स्टूडेंट्स। एक बार समझ लेते हैं कि बाल श्रम है क्या। तो बाल श्रम के अंदर क्या है, ये 14 वर्ष का मायका होता है। जितने भी बच्चे होते हैं जो बाल श्रम में लगे होते हैं वो निश्चित रूप से 14 वर्ष से कमाई के होते हैं। इस आय के बालकों द्वारा किया जाने वाला कार्य अवैध होता है या गैर कानूनी होता है या जबरन कराया जाता है या मजबूरी में कराया जाता है। नेक्स्ट है इस प्रकार के बालक जो होते हैं वो बेसहारा होते हैं तथा असहाय होते हैं। जैसे मैंने बताया, गरीबी के कारण या बहुत भाई बहन ज़्यादा होने के कारण, बड़ा परिवार होने के कारण, जब उन परिवारों में खर्चे नहीं चलते हैं तो उन परिवारों में जो माँ बाप होते हैं अपने पेट भरने के लिए, अपने परिवार को चलाने के लिए बच्चों से कार्य करवाते हैं। तो इस प्रकार से ये बच्चे क्या होते हैं, मजदूर के बच्चे होते हैं, शोषितों के बच्चे होते हैं, वंचितों के बच्चे होते हैं। तो इस प्रकार से ये कैसे होते हैं, बेसहारा होते हैं, असहाय होते हैं, जिनके जीवन के जरिए इनके पास नहीं होते, इनकी पर्याप्त आय नहीं होती। इस प्रकार से ये क्या होते हैं, बालक बेसहारा होते हैं, असहाय होते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, सस्ती मजदूरी तथा अधिक कार्य के घंटों तक कार्य कराया जाता है। जैसे मैंने फैक्ट्री की बात की, इंडस्ट्री की बात की, तमाम खान और खादानों की बात की, फर्म की बात की, होटलों की बात की, तमाम प्रकार के बच्चे हैं, तमाम ऐसे बच्चे हैं जो अपने रोजी रोटी कमाने के लिए, अपने दैनिक जीवन की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए क्या करते हैं, इन पर चले जाते हैं या इनको जो तमाम प्रकार के जो एजेंट होते हैं, तमाम प्रकार के जो दलाल होते हैं, उन बच्चों से बाल श्रम कराते हैं। तो इस प्रकार से बाल श्रमिकों का जो अर्थ होता है स्पष्ट होता है। अब नेक्स्ट देखते हैं बाल श्रम के कारण। इसको मिटा देता हूं मैं। अब हम लोग पढ़ेंगे बाल श्रम के कारण। बाल श्रम के कारण, बहुत सारे रीजन हैं, बहुत सारे कारण हैं जिसकी वजह से छात्रों को या बालकों को, बालिकाओं को बाल श्रम करना पड़ता है या गैर कानूनी तरीके से कार्य करना पड़ता है। तो इसके बहुत सारे कारण हैं, उनमें से कुछ महत्वपूर्ण कारण हैं जिनका हम लोग क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। तो पहला कारण है जनसंख्या वृद्धि। नंबर 1 यहीं पर लिख देता हूँ, यहाँ से लिखना शुरू करता हूँ। नंबर 1 जनसंख्या वृद्धि। जनसंख्या वृद्धि
हम जनसंख्या वृद्धि की बात करते हैं। मैंने बताया था अतिशय जनसंख्या में अतिशय बढ़ोतरी, तीव्र गति से बढ़ोतरी, बहुत ज़्यादा वृद्धि, हजार समस्याओं की जननी होती है। जब संख्या बहुत ज़्यादा होती है, परिवार में बहुत सारे मेंबर होते हैं और उनकी आजीविका के साधन बहुत कम होते हैं, तो ऐसे परिवार अपने पेट भरने के लिए अपने बहुत छोटे छोटे अल्पवयस्क कहेंगे या अपने अबोध बच्चे, वैसे बच्चे जिनकी उम्र पढ़ने की है, लिखने की है, खेलने की है, मानसिक शारीरिक रूप से विकास करने की है, उस उम्र में वो क्या करते हैं, तमाम पैसे काम में लगा देते हैं जिससे उनकी दैनिक जरूरतें पूरी हो पाएँ। तो ऐसा पहला क्या है, तो पहला तो क्या था, जनसंख्या वृद्धि। और दूसरा कारण देखेंगे, उसको मिटा देता हूँ यहाँ से। दूसरा कारण है वो है गरीबी। गरीबी भी बाल श्रम का एक बहुत बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण कारण है। गरीबी ही वो है सबसे बड़ी जड़ है, सबसे बड़ी समस्या है जिसकी वजह से बाल श्रम बालकों को करना पड़ता है, गैर कानूनी तरीके से काम करना पड़ता है। अपनी रोजमर्रा की जरूरतों को पूरा करने के लिए, अपनी आजीविका को चलाने के लिए परिवार अपने बच्चों से क्या कराते हैं, बाल श्रम कराते हैं। और तमाम प्रकार के एजेंट हैं, जो दलाल हैं, तमाम प्रकार के माफिया लोग हैं, वो लोग भी बच्चों से दलाली लेकर तमाम इंडस्ट्रियों में, फैक्ट्रियों में, भट्टों पर जो ईंट के भट्टे होते हैं उन पर तमाम तरीके से इन बच्चों को पहुंचाते हैं और उनसे बाल श्रम कराते हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण है गरीबी। नंबर 3 बात करेंगे, तीसरा है वो है अनिवार्य शिक्षा के बारे में ज्ञान की कमी। अनिवार्य शिक्षा के बारे में ज्ञान की कमी। ठीक है, जब जनसंख्या में अक्सर वृद्धि होती है और बहुत गरीबी होती है, तीसरा कारण अपने आप उत्पन्न हो जाता है, वो होता है गरीबी में सबसे बड़ी समस्या पेट भरने की होती है। और दूसरा जो बहुत ज़्यादा संख्या होती है उसमें भी सबसे बड़ी बात अपने परिवार को चलाने की होती है, अपनी आजीविका को चलाने की होती है। उससे क्या होता है, जो अनिवार्य शिक्षा होती है, कंपलसरी एंड फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन है, उस पर अभिभावकों का, माँ बाप का ध्यान जाता ही नहीं है और ये भी क्या होता है, ये भी बाल श्रम का एक बहुत बड़ा कारण बनता है। नेक्स्ट देखते हैं, वो है अशिक्षा। नंबर 4 अशिक्षा। अशिक्षा की बात करेंगे, जहाँ परिवार शिक्षित नहीं होते या ऐसे परिवार जो निरक्षर होते हैं, जो बिल्कुल भी पढ़े लिखे नहीं होते, उनमें शिक्षा की कमी होने की वजह से वो बच्चों के भविष्य के बारे में नहीं सोच पाते। वो ये नहीं सोच पाते कि आज यदि हम इस बच्चे को पढ़ाएंगे नहीं, लिखाएंगे नहीं, विकास के अवसर नहीं देंगे, मनोरंजन खेलकूद के अवसर नहीं देंगे, तो इसका जो विकास है वो अवरुद्ध हो जाएगा और ये एक जीता जागता पूरी दुनिया पर, बल्कि पूरी पृथ्वी पर भार होगा। इसलिए क्या होता है, अशिक्षा भी बाल श्रम में बढ़ोतरी करने का एक महत्वपूर्ण और प्रभावी कारक है। नेक्स्ट देखते हैं, वो है शिक्षा की उच्च कीमत। नेक्स्ट 5वां, शिक्षा की उच्च कीमत। शिक्षा की हायर जो शिक्षा होती है वो बहुत महंगी है, लेकिन वर्तमान समय में 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा को मुक्त कर दिया गया है, अनिवार्य कर दिया गया है। उनकी जो ड्रेसें हैं उसको भी क्या कर दिया गया है, निःशुल्क कर दिया गया है, पुस्तकों को निःशुल्क कर दिया गया है, मिड डे मील जैसी भोजन की व्यवस्थाएं हैं। तो इस बात को हम नहीं कह सकते कि शिक्षा की उच्च कीमतें हैं, इसको हमें यहाँ से खारिज करना पड़ेगा। किसी समय पर ये समस्या थी, लेकिन आज के समय में इसको हम समस्या नहीं मान सकते। ठीक है, अगला देखते हैं, 5वां इसकी जगह होगा, वो होगा अकुशल श्रमिकों की मांग। 5वां अकुशल श्रमिकों की मांग।
अकुशल श्रमिकों की मांग भी बाल श्रम का एक बहुत महत्वपूर्ण कारण है और बहुत बड़ा कारण है, क्योंकि कुशल श्रमिक एक तो ज़्यादा वेतन लेते हैं, दूसरा पदोन्नति की बात करते हैं, तीसरा वो राजनीति भी करते हैं। उनके तमाम संगठन होते हैं जो राजनीति कर जो अनिवार्य रूप से राजनीति करते हैं, और जो भी फैक्ट्रियाँ हैं, इंडस्ट्रियाँ हैं, मैंने तमाम पहले भी बताया, फर्म्स हैं, उद्योग हैं, उनमें क्या करते हैं, हड़ताल तक कर बैठते हैं। इसलिए जो भी मिल मालिक, जो भी उन फैक्ट्रियों के, उन संस्थानों के, उन उद्योगों के मालिक होते हैं, वो चाहते हैं कि हमें अकुशल मजदूर मिले, जो किसी भी प्रकार से हमारी जो भी संस्थान है, जो हमारे नियम है, उनका विरोध न कर पाएँ और हम उनसे उनका शोषण करते रहें। इसीलिए जो बच्चे होते हैं उनको ऐसे कार्यों में लगाया जाता है ताकि उनकी समस्या से उनको निजात मिल सके। इस प्रकार से अकुशल श्रमिकों की मांग भी बाल श्रम को निश्चित रूप से बढ़ावा देती है। इस प्रकार से हम लोगों ने इस स्टेटमेंट में इतना पढ़ा है। अब इसके आगे क्योंकि ये स्टेटमेंट लंबा हो जाएगा, इसलिए हम यहीं तक पढ़ेंगे। इसके कुछ बचे हुए कंटेंट हैं अगली स्टेटमेंट में पूरा करेंगे। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।